इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे UPPCL TG2 2019 के क्वेश्चन पेपर की, जो पिछले किस वीडियो में हमने बात किया था। अब से वीडियो आपको लगभग रेगुलर मिलेगी, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। तो आपको आंसर मिलेगा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा दूंगा जिससे आपको और भी क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है टंगस्टन। अब देखिए, किसी विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है उसको बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, टंगस्टन का। अब ये टंगस्टन का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कभी कभी आपसे ये पूछा जाएगा कि टंगस्टन का यूज बताइए, टंगस्टन का यूज। तो आपको सबसे क्या बताना है, फिलामेंट बनाने के लिए, ठीक है, फिलामेंट बनाने के लिए। अब टंगस्टन का ही इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं फिलामेंट बनाने के लिए, तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि इसका जो गलनांक है वो बहुत ज़्यादा है, गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। अब कितना होता है, तो इसका गलनांक अराउंड आप देखेंगे तो 3140 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। जबकि आपको पता है कि फिलामेंट को चमकाने के लिए, ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लिया कि फिलामेंट को चमकाने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है, तो चमकाने के लिए आपको लगभग 2700 डिग्री सी का, मतलब 2700 डिग्री सी का अगर आपको मिल जाएगा, अगर वो चीज़, ठीक है, डिग्री सेल्सियस का तापमान मिल रहा है, तो इतने में आपका फिलामेंट क्या होगा, मतलब जलने लग जाएगा, चमकाने लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर टंगस्टन किसी दूसरी धातु से मिलता है, किसी दूसरी धातु से मिलने पर इसकी कठोरता बढ़ जाती है, इसकी कठोरता बढ़ जाती है, इसकी कठोरता क्या होती है, बढ़ जाती है। किसी भी दूसरे धातु से अगर हम इसको मिलाएंगे या फिर कोई दूसरी धातु इसमें मिलाएंगे तो उसकी मतलब टंगस्टन की जो है कठोरता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहिए ऐसे बेसिक क्वेश्चनों को, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों को। देखिए, उसके बाद जो क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगित सामग्री है। तो आंसर आपका क्या है, कार्बन इस्पात, ठीक है, कार्बन इस्पात। या फिर हम क्या करते हैं कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए कोबाल्ट, निकेल, नरम लोहा, इन सब का क्या लेंगे, मिश्रण ले लेंगे। इनका मिश्रण लेके हम स्थायी चुंबक बना लेंगे, ठीक है। अब बताइए, स्थायी चुंबक जो है क्या है। स्थायी चुंबक, देखिए, चुंबक आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है अस्थायी चुंबक, दूसरा है अस्थायी चुंबक, ठीक। स्थायी चुंबक जिसकी चुंबकशीलता खत्म ना हो, ठीक है, जिसकी चुंबकशीलता खत्म ना हो। देखिए, अस्थायी चुंबक का मतलब जिसको आपने एक बार चुंबक बना दिया, उसकी चुंबकशीलता जल्दी खत्म ना हो, वह क्या होगा, एक अस्थायी चुंबक होगा। अस्थायी चुंबक की मतलब जब तक आप इसमें कुछ भी प्रोवाइड कर, जैसे कुछ भी दे रहे हैं, जैसे करंट दे रहे हैं, तो वहाँ कुछ चुंबकीय गुण आ जाएगा, या फिर चुंबकीय गुण, या फिर दो आयरन पीस को, दो लोहे को आप रगड़ रहे हैं तो वहाँ चुंबक का गुण आ जाता है, लेकिन वह चुंबक आपका ज़्यादा समय तक नहीं रहता, ठीक है। जिसकी चुंबकशीलता स्रोत हटाने पर
स्रोत हटाने पर ख़त्म हो जाए अस्थायी चुंबक होता है। अस्थायी चुंबक कहलाता है। ठीक है, यानी एक चुंबक ऐसा है, समझना, एक चुंबक ऐसा है जिसको आप क्या कह रहे हैं कि जिसकी चुंबकशीलता क्या होगी, ख़त्म ही नहीं होगी। ठीक है, और एक चुंबक ऐसा है जिसकी चुंबकशीलता जब तक स्रोत आप वहाँ पे लगाए हैं तब तक वो चुंबक रहेगा, लेकिन जैसे ही है वो हट जाएगा। ठीक है, चुंबक का गुण खत्म हो जाएगा, वह क्या होगा आपका, वह आपका होगा अस्थायी चुंबक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, किसी प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर को उत्तेजित करने के लिए एक्साइटर होता है। अब देखिए जो अल्टरनेटर है, ठीक है, जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर को हम एक्साइटेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब उसमें एक एक्साइटेशन के लिए यूज किया जाता है जिसकी सप्लाई क्या होती है, डीसी होती है। सबसे पहले तो आपको समझना है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही मिलेंगे। ठीक है, अल्टरनेटर में हम लोग क्या यूज करते हैं, शंट जनरेटर को एक्साइटेशन देने के लिए, यानी उत्तेजित करने के लिए जो जनरेटर यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, शंट जनरेटर। अब यहाँ पे लिखा नहीं है शंट है तो डीसी शंट है, क्या है, तो आप याद रखना है डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब डीसी शंट जनरेटर है तो ये आपको कितना वोल्टेज की सप्लाई देता है, कितना है, तो लगभग आपको जो वोल्टेज की सप्लाई देता है 110 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट की सप्लाई देता है। ठीक है, वो क्या करता है, कंटिन्यूअस जो फील्ड वाइंडिंग है, जो फील्ड वाइंडिंग है उसको चार्ज करता है, उसको क्या करता है, चार्ज करता है। ठीक है, इसलिए जो आपका अल्टरनेटर है यह है स्व जनरेटेड, यानी कि सेल्फ स्टार्टेड है। अल्टरनेटर क्या है, सेल्फ स्टार्टेड है। किसके कारण, ये सिर्फ हम ये जो एक एक्साइटर यूज कर रहे हैं, क्या उत्तेजित करने के लिए एक्साइटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए ही हमारा क्या है, यह सेल्फ स्टार्टेड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों के विद्युत रोधी प्रतिरोध को मापने में प्रयुक्त उपकरण है। अब देखिए विद्युत रोधी प्रतिरोध जब भी मापा जाता है, ठीक है, विद्युत रोधी प्रतिरोध यानी कि जो यह प्रतिरोध होता है यह बहुत हाई होता है, यह बहुत क्या होगा, हाई होगा। इसको मेजर करने के लिए हमेशा जो हम इस्तेमाल करेंगे वह होगा मेगर का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए मेगर आपसे ऐसे पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन को पलट देगा, कहेगा मेगर का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो मेगर का इस्तेमाल विद्युत रोधी प्रतिरोध या उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। उच्च प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है, मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपसे और क्या पूछेगा, आपसे ये पूछ सकता है कि जो मेगर है इसकी एक्यूरेसी कितना अच्छे से मेजर कर लेता है, एक्यूरेसी कितना एक्यूरेट है, तो इसकी एक्यूरेटी आप हमेशा लिखेंगे कि उच्च एक्यूरेसी होती है, उच्च एक्यूरेसी। ठीक है, यानी हाई एक्यूरेसी यह देता है। अब देखिए मेगर जब भी, अगर आपको उच्च रेजिस्टेंस है, जब उसका एक देखिए जब मेगर रहता है तो उसका जो पॉइंटर होगा, अगर इधर आपका 0 है, इधर इनफाइनाइट है। ठीक है, अगर ये पॉइंटर अगर इस साइड जा रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। अगर ये पॉइंटर इधर है तो रेजिस्टेंस क्या है, लो है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इसमें एक ऑप्शन और है, टेकोमीटर। एक टेकोमीटर का हम इस्तेमाल किस में करते हैं, तो टेकोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं कि जैसे कोई मोटर है, उसकी शाफ्ट है, ठीक, उसकी शाफ्ट या फिर हम कह सकते हैं डिस्क रोटेशन यानी डिस्क घूमने के लिए डिस्क रोटेशन की जो गति है, जो डिस्क रोटेशन की गति है उसे मापने के लिए, डिस्क रोटेशन गति मापने के लिए
टेकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, टेकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या कभी कभी हम ये बोल सकते हैं कि जो फ़ैन है वो हमारा रोटेट कर रहा है ना, उसके लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं टेकोमीटर। मल्टीमीटर, अब देखिए मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर भी आपका क्या मेज़र करता है, मल्टीमीटर आपका क्या क्या मेजर करेगा, एम्पियर यानी कि करंट को मेजर करेगा, वोल्टेज को मेजर करेगा और रेजिस्टेंस को मेजर करेगा। अब देखिए इसका अंतर क्या है। ठीक है, ये जो मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर आपका एम्पियर यानी कि आई को मेजर करेगा, वी को, रेजिस्टेंस, इन सब चीज़ों को मेजर करेगा, मतलब कि मापेगा। लेकिन मल्टीमीटर जो जिस रेजिस्टेंस को मेजर करता है उसकी वैल्यू निम्न होती है, निम्न यानी लो। ठीक है, लो वैल्यू का होता है। और जो मेजर करता है ये क्या होती है, हाई वैल्यू को मेजर करता है, यानी उच्च। ठीक है, इस वैल्यू को मेजर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह होता है, यानी किसी इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, किसी इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हाँ, कभी कभी आपसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का भार या द्रव्यमान आप बोल सकते हो। तो इसका वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू भी आप याद रखिए 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे पूछ सकता है, तो आप याद रखिए। आपसे किसी इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह यानी कि कितना चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो वह ये होता है, तो ये माइनस में रहेगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपके यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। अगर यहीं पे आप प्रोटॉन का आवेश पूछे, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश, तो ये जो माइनस साइन है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव लिए होता है, प्रोटॉन हम पॉजिटिव लिए, मतलब कि धनात्मक चिन्ह उसके लिए लेते हैं। तो प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन धनात्मक, यानी इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, प्रोटॉन धनात्मक, और आपका न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल, यानी उस पर कोई भी चार्ज नहीं, कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक, प्रोटॉन की बात करें धनात्मक, और न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन तो नो चार्ज, यानी कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज क्या होता है, नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो दो ट्रांसफार्मर की तुल्यकालिकता के लिए निम्न में से कौन सी प्रमुख शर्त है। देखिए दो ट्रांसफार्मर हैं, अगर उनकी सिंक्रोनाइजेशन करना है, उनको जोड़ना है, तो उसमें से क्या क्या आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए आपके पास आवृत्ति, यानी जो एक ट्रांसफार्मेशन मान लीजिए T1 है, दूसरा ट्रांसफार्मेशन मतलब ट्रांसफार्मर जो है वो T2 है। ठीक है, ऐसा मान के चल रहे हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। अब इस ट्रांसफार्मर को आपको क्या करना है, इसके साथ जोड़ना है, इसके साथ जोड़ना है। तो आपको क्या करना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, यानी इस ट्रांसफार्मर की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि F1, इस ट्रांसफार्मर की मान लीजिए कि F2 है। ठीक है, दोनों फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी एक ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कि F1, इसकी F2, यानी इसकी वैल्यू अगर 50 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, इसके भी मान कितना होना चाहिए, 50, यानी F1 बराबर F2 होना चाहिए। दूसरा केस क्या है कि वोल्टेज भी इनका क्या हो, सेम हो, यानी V1, मान लीजिए इसका वोल्टेज आपके पास क्या है, V1 है, और इसका वोल्टेज V2 है, तो V1 बराबर V2 होना चाहिए। ये मस्ट है, ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आप इन दोनों ट्रांसफार्मर को जोड़ नहीं सकते। ठीक है, तीसरा, ये तो फर्स्ट हो गया आपके पास, ये दूसरा हो गया सेकंड,
तीसरा केस क्या है, तीसरा क्या होना चाहिए, फेज अनुक्रमण। यानी अगर इसके लिए आपने फेज कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि ये आर है, ये वाई है और ये बी, ठीक है, ये देखते रहिए ऐसा फेज अनुक्रमण, तो ये पहले ट्रांसफार्मर यानी T1 के लिए अगर ये है तो T2 के लिए भी क्या होना चाहिए, सेम अनुक्रमण होना चाहिए, यानी आर वाई और बी सेम होना चाहिए। यानी कि फेज सीक्वेंस या फिर फेज अनुक्रमण, यानी फेज अनुक्रम बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही हैं, तीनों कंडीशन आपको मैच कर रही हैं, तब जाके आप किसी दो ट्रांसफार्मर को जोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी ट्रांसफार्मर को जोड़ नहीं सकते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सतह पर वाहक नली वाली वायरिंग के मामले में दो सैडलों के बीच की अधिकतम दूरी कितनी है। तो देखिए ये सब आपको याद करने की चीज़ें हैं, आप याद रखिए कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर होती है ये, तो ये 60 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। डीसी जनरेटर जो आपका है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये काम करता है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम पर, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम पर। अब देखिए फैराडे का जो विद्युत चुम्बकीय नियम है वो क्या कहता है कि मान लीजिए कि कोई चालक है, सपोज ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है और ये कुछ आपकी मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक वे मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, ठीक है। अगर यह क्या है, परिवर्तित है, परिवर्तित, ठीक है, चलिए परिवर्तित है यानी कि यह बदल रही है, ठीक है। तो इसमें अगर कंडक्टर आपका जाएगा, ठीक है, तो इस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाएगा, इस कंडक्टर में क्या होगा, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ यानी फैराडे के विद्युत चुम्बकीय नियम से क्या है कि कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाता है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परिवर्तित हो यानी बदल रही हो, तो उसमें क्या होगा, यानी फ्लक्स का, मैग्नेटिक फील्ड का बदलना मतलब फ्लक्स का बदलना, अगर वो फ्लक्स बदल रहा है तो वहाँ पे एक आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और जिसकी वैल्यू बहुत ही पूछा जाता है d∅dt, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो क्या होगा, यानी कि अगर आपका फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यानी जैसे जैसे आपका टाइम बदल रहा है वैसे वैसे फ्लक्स भी बदल रहा है, तो क्या होगा कि एक ईएमएफ बनेगा और उस ईएमएफ की जो वैल्यू है आपके पास क्या आएगी, d∅dt, और ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब हटाएंगे यानी समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो माइनस आएगा, -n d∅dt। अब देखिए ये जो माइनस साइन आएगा फैराडे के नियम में, यह आएगा लेंज के नियम से, लेंज के नियम से, लेंज के नियम से, ठीक है। अब लेंज का नियम क्या है, लेंज का नियम है, तो ध्यान से देखिए, जैसे ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कंडक्टर में, ठीक है। कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो यहाँ पे भी करंट पैदा होगी, तो जो ये करंट होगी, ये करंट इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगी, अपोज करेगी। माइनस का साइन लेंज का नियम क्या कहता है कि जिसके कारण जो चीज़ पैदा हुई उसी का क्या करे, अपोज करे, तो वह क्या है, लेंज का नियम है, ठीक है। तो ये माइनस साइन आपको ये दिखाता है कि ये d∅dt जिससे बना वो ईएमएफ जो पैदा हुआ वो उसी का क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। देखिए क्लियर है, फैराडे का नियम आपको क्लियर हो गया। डीसी जनरेटर में हम मोस्टली किस में ले रहे हैं, देखिए डीसी जनरेटर के लिए तो इतनी चीज़ें हैं। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए कभी कभी आपसे फॉर्मूला पूछता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं, फाई बराबर बी इंटू क्या होता है ए, और मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है यानी कि मात्रक उसका वेबर होता है, क्या होता है, वेबर, वेबर, ठीक है, मात्रक उसका वेबर होता है, ठीक है। देखिए किसी कंडक्टर में, जैसे ये कोई चालक है, चालक में अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर ये कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे लिख दिया, एक कंडक्टर को मैं कुछ इस तरीके से लिख दिया कि कंडक्टर यानी चालक है। अब देखिए जब ये बदलेगा
तब भी इसमें क्या होगा, ईएमएफ पैदा होगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड ही आप क्या कर दो, स्थिर कर दो, यानी कि इसमें क्या है, कंडक्टर रोटेटिंग, कंडक्टर जो है वो बदल रहा है। कंडक्टर क्या हो रहा है, कभी डिस्प्लेसमेंट ऐसे आगे जा रहा है, कभी क्या हो रहा है ऐसे पीछे आ रहा है, ठीक है। यानी कंडक्टर अपनी जगह से इधर उधर मूव हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी इसमें एक ईएमएफ पैदा होगा, इसमें भी क्या होगा, एक ईएमएफ पैदा होगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ई बराबर बी एल वी, ठीक है। और इस पे जो फोर्स लगेगा जिससे ये कंडक्टर मूव हो रहा है, उस पे जो मतलब फोर्स, जो बल लगाया जाएगा, उसकी अगर कभी आपसे वैल्यू पूछे तो यह बराबर बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन फाइव। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे कुशल और बड़ी उपयोगी अवमंदन यानी डैम्पिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अवमंदन क्या है, अवमंदन यानी डैम्पिंग, ठीक है, डैम्पिंग। अब देखिए, डैम्पिंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये मान लीजिए कि एक आपका कुछ ऐसे था, एक ये पॉइंटर था, ठीक है। जैसे आपने देख लिया कोई भी, जैसे एमीटर है, उसमें एक मतलब कि जैसे ही आप देखेंगे कुछ ऐसे टाइप का आपको बना रहे, ठीक है। तो ये पॉइंटर क्या होगा कि सबसे पहले इधर से, यानी कि जितना आप फोर्स दोगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण क्या होगा, ये पॉइंटर मान लीजिए सबसे पहले कैसे पोजीशन में रहेगा, ऐसे है, ये पॉइंटर आपका इस पोजीशन में रहेगा, ठीक है, इस पोजीशन में रहेगा, ठीक है। ये 0 है, ये मान लीजिए 10 तक हम लेते हैं, तो सबसे पहले इस पोजीशन में रहेगा। तो जैसे ही आपने TD दिया, यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये पॉइंटर क्या होगा, जितनी वैल्यू आपने मान लीजिए कि 5 दिया, ठीक है, 0 है, ये मान लीजिए 5 है और ये 10, ठीक है। तो TD आपने जैसे ही दिया, ये क्या होगा, ये 5 पे आएगा। लेकिन ऐसे नहीं है कि जैसे आप किसी चीज़ को अगर मान लीजिए अभी कोई चीज़ है, ठीक है, ये कोई चीज़, अगर आप इसको धक्का देंगे तो ये ऐसा तो नहीं कि आप ये ऐसे ही आके यहीं पे रुक जाएगी, ये तो पूरा एकदम ऐसे यहाँ तक आएगी ना। तो इसको रोकने के लिए भी इधर से हम क्या देंगे, ब्रेकिंग टॉर्क, ठीक है, ब्रेकिंग। यानी कि एक तो होगा पॉइंटर को मूव कराने के लिए, एक होगा जो ये पॉइंटर है, जो ये सूचक है, इसको रोकने के लिए एक क्या है, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, एक ब्रेकिंग टॉर्क होगा। लेकिन एक चीज़ आप समझो, एक मान लीजिए इधर से फोर्स लगा रहा है, एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है, तो कोई चीज़ क्या है, बीच में रुकेगी, ठीक है, कोई चीज़ क्या है, बीच में रुकेगी। लेकिन बीच में रुकने के लिए इसको क्या है कि जैसे ही दोनों तरफ से फोर्स लगा, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, लूज़ होगा, थोड़ा सा ये क्या होगा कि ऐसे ऐसे हिलता रहेगा। अब इस हिलने को रोकने के लिए ही हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, डैम्पिंग का। किसका इस्तेमाल करते हैं, डैम्पिंग मतलब जो उसमें डैम्पनेस हो रहा है, जो उसमें अवमंदन जो धीरे धीरे हिलता है, पॉइंटर आप देखेंगे कभी भी तो पॉइंटर धीरे धीरे हिलता है, उसी को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्पिंग करते हैं। क्या करते हैं, डैम्पिंग, ठीक है। अब डैम्पिंग जो सबसे अच्छी होती है वो क्या होती है, भंवर धारा, ठीक है। सबसे अच्छी जो कौन सी होती है, भंवर धारा डैम्पिंग होती है, भंवर धारा सबसे अच्छी, ठीक है। अब भंवर धारा डैम्पिंग जो होती है वो आपकी सबसे अच्छी होती है, क्यों, क्योंकि इसमें हम एक डिस्क यूज करते हैं, जो डिस्क आपकी किसकी बनी होगी, एल्युमिनियम की, ठीक है। सबसे पहले तो ये पूछेगा आपको, क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि भंवर धारा सबसे अच्छी है मान लीजिए, ठीक है। लेकिन भंवर धारा में जो हम डिस्क यूज करते हैं वो किस मटेरियल का है, किस चीज़ का बना है, क्या पदार्थ है वो, तो वह पदार्थ आपका क्या होता है, एल्युमिनियम होगा, या तो फिर वो क्या होगा, कॉपर, यानी एक कंडक्टर मटेरियल हम लेंगे, ठीक है। और इसको किस पर लगा देंगे, एक स्पिंडल रहेगा, स्पिंडल, उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, उसको लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, वो चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा है। आप जानते रहिए कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, पॉइंटर को मूव कराने के लिए, ब्रेकिंग टॉर्क क्या, पॉइंटर को जितनी वैल्यू दी गई है वहाँ तक रोकने के लिए,
और जो डैम्पिंग है, डैम्पिंग टॉर्क हम तब देते हैं जब उसका डिफ्लेक्शन हो रहा हो, यानी कि पॉइंटर एक जगह पे स्थिर नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसको एकदम रोकने के लिए, एकदम एग्जैक्ट एकदम पोजीशन पे एकदम स्थिर करने के लिए हम लोग डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। और डैम्पिंग जो सबसे अच्छी होती है भ्रमणकारा डैम्पिंग होती है। ठीक है, चलिए, प्रकाश व्यवस्था उपकरणों वाले टर्मिनल के किस सामग्री का उस मतलब की उपयोग किया जाता है, जैसे स्विच, सॉकेट आदि ये सब बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पीतल। किसका इस्तेमाल करते हैं? पीतल। ठीक है, तो ये आप जानते रहिए, ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए, एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तभी होगी जब, अब देखिए किसी भी जनरेटर में आपकी जो अधिकतम दक्षता है वह कब होनी चाहिए, तो जो आंसर होता है वह है परिवर्ती हानि स्थिर हानि के बराबर हो जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप समझिए कि दक्षता क्या है। दक्षता आपकी आउटपुट अपान इनपुट, अगर परसेंटेज में कर रहे हैं तो बट पूरे सब, ये आपकी दक्षता। कभी कभी आपसे दक्षता का ही फॉर्मूला पूछ लेगा, तो दक्षता क्या है? आउटपुट अपान इनपुट, पहले तो याद रखेंगे। और दक्षता को हम हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं? एटा से। ठीक है, ये एटा है, इसको ऐसे लिखते हैं। कभी कभी इसी फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा और बदल के लिखें तो आउटपुट बटे आउटपुट प्लस लॉसेस मतलब हानि। ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। फॉर्मूला भी याद रखिए, फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि जैसे ही आपकी जो परिवर्ती हानियाँ हैं स्थिर हानि के बराबर हो जाए, वह क्या हो जाएगा? आपकी जो जनरेटर में अधिकतम दक्षता मिलेगी, यानी अधिक उस समय जनरेटर जो होगा सबसे अधिक इफिशिएंट होगा, सबसे ज़्यादा उसकी दक्षता उस समय होगी। तो अब बात आती है कि परिवर्ती हानि क्या है। ठीक है, परिवर्ती हानि। अब देखिए परिवर्ती हानि जो है वह क्या होगी? लोड के साथ बदलेगी। लोड यानी कि जो भार के लोड के साथ बदल जाएगी। लोड के साथ बदलने वाली हानि ठीक है, जो लोड के साथ बदल जाएगी, जैसे जो लॉस है, जो हानि हो रही है किसी डीसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, किसी में भी अगर लोड के साथ बदल रही है तो वह परिवर्ती हानि है। स्थिर हानि अगर हम बात करें, स्थिर हानि लोड के साथ नहीं बदलने वाली, लोड के साथ नहीं बदलने वाली हानि। ठीक है, वह क्या होगी? स्थिर हानि होगी। अब आपको ये भी देखना है कि कौन सी हानि आपकी मतलब कि स्थिर हानि कौन सी वेरिएबल लॉस है। ठीक है, कौन सी? परिवर्ती। तो परिवर्ती हानि देखिए कोर लॉस, इसको हम बोलते हैं कोर लॉस। ठीक है, कोर लॉस में जो होगा हमारा हिस्टेरिसिस। ठीक है, हिस्टेरिसिस हानि प्लस ईडी करंट। ठीक है, उसके बाद जो कांस्टेंट यानी स्थिर हानि हमारी कौन सी है? स्थिर हानि। अगर स्थिर हानि की हम बात करें तो जो संट फील्ड वाला है, संट फील्ड हानि प्लस स्ट्रे लॉस प्लस स्ट्रे हानि। ठीक है, देखिए बहुत सी ऐसी बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। स्थिर हानि क्या है कि जो संट फील्ड, जैसे आप कोई जनरेटर बना रहे हो, जनरेटर सपोज ये जनरेटर है आपका। ठीक है, ये जनरेटर है, तो कभी कभी ये क्या है? आपकी फील्ड वाइंडिंग है, तो ये फील्ड वाइंडिंग ही क्या होगा आपका? स्ट्रे लॉस हो, मतलब कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग यानी संट फील्ड हानि जो होगी वह लोड के साथ, क्योंकि उसका लोड से कोई लेना देना नहीं होता, वो लोड के साथ नहीं बदलती, इसलिए संट फील्ड हानि। ठीक है, उसके बाद कभी कभी आपसे पूछता है, जैसे मैंने स्ट्रे हानि लिखा,
अब आपसे पूछ लेगा कि स्ट्रेहान क्या है। स्ट्रेहान कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि इसका बताइए कि स्ट्रेहानी किसका किसका मतलब कि क्या है स्ट्रेहानी। तो स्ट्रेहानी आप जानते रहिए, यांत्रिक लॉस, यांत्रिक हानि प्लस कोर हानि। ठीक है, कोर हानि। अब देखिए इससे आपका साफ क्लियर हो गया कि यांत्रिक हानि, कोर हानि, ठीक है, संट फील्ड हानि, ये सब जो है लोड के साथ नहीं बदलती, ये लोड के साथ बनी रहती हैं। ये सब लोड के साथ नहीं बदलती, यह सब लोड के साथ बनी रहती हैं। यानी लोड आपका चाहे बदले चाहे कुछ भी हो, यह लॉस आपकी नहीं बदलनी। ये सब क्या है, आपकी स्थिर हानियाँ हैं। कोर हानि की बात करें तो स्थिर हानि, यांत्रिक हानि की बात करें तो स्थिर हानि, स्ट्रे हानि आपकी यांत्रिक हानि, संट फील्ड हानि आपकी जो है वो स्थिर हानि। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल जैसे लोड रेजिस्टेंस यानी लोड प्रतिरोध आप बदल सकते हो। ठीक है, आर्मेचर प्रतिरोध जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, उसको आप बदल सकते हो। लोड प्रतिरोध यानी RM, ये आपका बदलता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पावर ट्रांसफार्मर में टैपिंग स्विच से जुड़ा होता है। अब देखिए जो पावर ट्रांसफार्मर कोई भी हो, टैपिंग स्विच हम क्यों लगाते हैं? टैपिंग स्विच हम लगाते हैं, टैपिंग स्विच यानी कि कंज्यूमर एंड पे, यानी कि जो उपभोक्ता साइड है, उपभोक्ता साइड वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए, वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए, इसको बढ़ाने या घटाने के लिए, वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए हम लोग करते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि यानी कि जो टैपिंग की जाती है, टैपिंग वो हमेशा लोड साइड में की जाती है, लोड साइड में। ठीक है, और जैसे कोई ट्रांसफार्मर है, ठीक है, अब आप ये ट्रांसफार्मर में ये मान लीजिए प्राथमिक आप तब कहेंगे, ट्रांसफार्मर में पहले कोई प्राथमिक वाइंडिंग और द्वितीयक वाइंडिंग कोई नहीं होती। ठीक है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कोई नहीं होती। ठीक है, ये जब तक आप लोड ना लगा दें, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में आप तब बोलेंगे अगर इधर आपने लोड लगा दिया, ठीक है, तो ये सेकेंडरी बन जाएगा। अगर लोड आपने इधर लगा दिया तब ये सेकेंडरी बन जाएगा। ठीक है, याद रखिए लोड जिधर लगाएंगे उधर ही सेकेंडरी बनेगा आपका। तो आपको याद रखना है लोड आपने इधर लगाया है तो जिधर लोड आपका होगा टैपिंग भी आप उधर ही करेंगे, टैपिंग भी आप उस साइड ही करेंगे। कभी भी इधर तो आपका फिर सोर्स हो जाएगा ना, सोर्स यानी स्रोत आपका इधर रहेगा। अब जिधर स्रोत होगा उधर कभी भी टैपिंग नहीं करते, हमेशा आपसे इसलिए पूछा जाएगा। तो आप सेकेंडरी वाइंडिंग दीजिए, ऑप्शन में सेकेंडरी वाइंडिंग है तो सेकेंडरी मारिए, अगर लोड साइड दिया है तो आप लोड साइड मारिए, लेकिन कभी भी आप प्राइमरी मत बोलिए, सेकेंडरी मत बोलिए। ठीक है, आप हमेशा क्या बोलिए, सेकेंडरी वाइंडिंग। ऐसे मत बोलिए लोड दिया तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन के हिसाब से जो आपका आंसर दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से आप मारिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम वाला प्रतिरोध 200 वोल्ट आपूर्ति से संबंधित है, उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। अब देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो सबसे सीधे आप जाइए ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ का फॉर्मूला आपके सामने कुछ इस तरीके से रहेगा, V बराबर I इंटू R। आपको याद रखना है ओम्स लॉ, हमेशा यही आपको याद रखना है। अब इसमें आपको देखिए क्या क्या क्वांटिटी दी गई है, क्या क्या चीज़ें आपको पता है। तो आप देखेंगे कि आपको V का मान दिया है 200 वोल्ट, ठीक, और आपको R की वैल्यू दिया है 50 ओम, और आपसे पूछा क्या है, I पूछा है। क्या पूछा है, I पूछा है ना। तो आप जब पहले ऐसे लिख लेंगे कि ये चीज़ें हमें पता है, ये निकालना है, तो बस तो आप तब आपको फॉर्मूला याद आएगा जल्दी से। तो यहाँ से आप देखेंगे कि I बराबर क्या होगा, V/R। क्यों I यहाँ था, इसको इधर भेजा तो V/R हो गया। देखिए V की वैल्यू कितना है 200, R की वैल्यू 50, ये डिवाइड करेंगे, जैसे ही मतलब भाग करेंगे तो आप देखेंगे कि 4 एम्पियर की करंट आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है।
ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एसी सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति यानी रिएक्टिव पावर द्वारा किया जाता है, यानी रिएक्टिव पावर कितना होती है, तो किसी रिएक्टिव पावर Q बराबर V इंटू आई साइन थीटा, साइन फाई या साइन थीटा होती है। ठीक है, रिएक्टिव पावर आपको देखिए ये देखना है बस, रिएक्टिव पावर क्या है। एक्टिव पावर आपसे पूछे P, तो एक्टिव पावर आपकी वी आई कॉस पाई होती है, वी आई कॉस पाई। ठीक है, एक तो देखिए, ठीक है, एक आपकी क्या होती है Q, हम इसको Q से रिएक्टिव पावर, ये आपकी ये क्या है रिएक्टिव पावर, ये आपकी क्या है एक्टिव पावर। अब देखिए किसी परिपथ में यह दोनों पावर, किसी भी परिपथ के लिए यह दोनों पावर होंगी, इनको मिलाएंगे तो होती है यस P प्लस क्यू। तो वो जो हमारे पास जो वो पावर होती है यस यानी टोटल पावर हम जिसको बोलते हैं अपरेंट पावर, ठीक है, कुल पावर यानी टोटल पावर वो हमारी होती है यस बराबर वी इंटू आई। कुल पावर हमारे पास कितनी होती है वी इंटू आई होती है। तो आपको याद रखना है एक्टिव पावर की, ये आपकी रिएक्टिव पावर है, ये आपकी एक्टिव पावर है, और ये आपकी कौन सी है कुल पावर यानी अपरेंट पावर हम जिसको बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये याद रखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।